औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड हमारे पास स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, आज वो देख लेते हैं और IAS 16 के ऊपर हम स्टार्ट लेंगे। तो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के अंदर सर हमारे पास टोटल 4 स्टैंडर्ड्स आते हैं। पहला है IAS 16, दैट इज़ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये हमारा टेंजिबल नॉन करंट एसेट का पहला स्टैंडर्ड है। दूसरा स्टैंडर्ड हमारे पास आता है सर IAS 23, बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट क्या है कि जो हमने एसेट के लिए इंटरेस्ट पे लोन लिया है, वो इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज करेंगे किस तरीके से, क्या परसेंटेज होगी, वो हम देख रहे होते हैं बोरोइंग कॉस्ट के अंदर। थर्ड हमारे पास सर आता है IAS 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ लैंड और बिल्डिंग, ऐसी लैंड और बिल्डिंग जिसकी इंटेंशन ऑफ यूज़ हमारा जो है वो रेंट हो या फिर हमारा हो कैपिटल गेन। तो अगर इन ये दो हमारे यूज़ हैं तो हम क्या करेंगे, उसको एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड करेंगे, वो हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। और लास्टली हमारे पास आता है सर गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये मैंने आपको रिव्यू दे दिया है ब्रीफ सा। अब हम स्टार्ट करते हैं। IAS 16 जो कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, रेलेवेंट है प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ के अंदर। सर IAS 16, अच्छा ये IAS 16 का पहला लेक्चर है वीडियो सीरीज़ के हिसाब से। ये हमारा आई गेस 9th लेक्चर है। तो आप लोगों ने इसी तरह से फॉलो करना है। जो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं इससे पहले, वो वे लेक्चर्स भी आप देख लीजिएगा ताकि आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। सर IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसके अंदर वो तमाम एसेट्स आ जाते हैं जो कि टेंजिबल, जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो एंड जो कि कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स या क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो, तो हम उनको रिकॉर्ड करते हैं एज़ पर IAS 16, जो कि हमें बताता है सर कि एसेट का रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या आना चाहिए। रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या चीज़ है कि जब फर्स्ट टाइम हमने एसेट को बाय किया या उसको कंस्ट्रक्ट किया, तो उसकी जो कैपिटलाइजेशन होगी, उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी, उसको हम कहते हैं रिकग्निशन। फर्स्ट टाइम एसेट को रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं रिकग्निशन, कि फ़र्स्ट टाइम किस तरह रिकग्नाइज़ करना है। हमें दूसरी चीज़ क्या बताता है सर ये, दूसरी चीज़ हमें बताता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, जब हमने फ़र्स्ट टाइम एसेट को रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद एसेट को हमने किस तरह मेजर करना है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कि एसेट की वैल्यू अगर ईयर 1 में जब हमने इनिशियल रिकॉर्ड किया 100 रुपये थी, तो ईयर 2 में ज़ाहिर है वो कम हो जाएगी। तो वो किस पैटर्न से कम होनी चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग किस तरह होनी चाहिए, उसकी मेजरमेंट किस तरह होनी चाहिए, वो हम देखेंगे IAS 16 में मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर। और थर्डली हमारे पास आ जाता है सर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो है वो हमारा बहुत मेन एस्पेक्ट है। क्योंकि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम लोग एसेट्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। प्रेजेंट कहाँ कर रहे होते हैं सर, बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। और डिस्क्लोज़ कहाँ कर रहे होते हैं सर, नोट्स के अंदर डिस्क्लोज़ कर रहे होते हैं। तो इन दोनों का जो तरीक़ेकार है कि हम किस तरह उसको प्रेजेंट करेंगे और किस तरह उसको डिस्क्लोज़ करेंगे, ये भी IAS 16 में कवर है। ओके सर। अच्छा सर, रिकग्निशन जो है IAS 16 के तहत एसेट की, वो किस तरह होती है, वो कौन कौन सी ऐसी कॉस्ट हैं जो कि हमने एसेट के अंदर कैपिटलाइज करनी है और हमारा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बनती है। तो सर IAS 16 हमें बताता है, IAS 16 हमें बताता है सर, अब हम पढ़ रहे हैं रिकग्निशन। IAS 16 हमें क्या कहता है सर रिकग्निशन के हवाले से।
इसका बहुत सिंपल सा मौक़िफ़ है I-16 का। I-16 कहता है कि जब आप इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे किसी भी एसेट की दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ I-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसकी जो रिकॉग्निशन होगी वो आप करेंगे सर कॉस्ट पर। कॉस्ट मतलब ये है कि उसकी कॉस्ट इंक्लूड्स सर क्या क्या इंक्लूड करता है कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज प्राइस, जिस परचेज कॉस्ट के ऊपर आपने एसिड को बाय किया है वो आपके कॉस्ट का पार्ट बनेगी। सेकेंडली वी हैव डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स इन ब्रिंगिंग द एसिड to its location and condition। सर यहाँ पे थोड़ा सी एक चीज़ समझ लें कि जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स हैं हमारी, ये वो कौन सी कॉस्ट हैं सर, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है मेरी एसिड को उस लोकेशन तक लेकर आने तक और उस कंडीशन में लेकर आने तक जिसके अंदर मैं अपने एसिड को जो मेरा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है, जो मेरा डिज़ायर्ड वर्किंग कंडीशन है उसमें लाने तक के जो भी अखराजात हैं, डायरेक्ट कॉस्ट हैं, ठीक है, वो मैं क्या करूँगा सर, वो मेरी कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। तो सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। इसके अंदर कौन कौन से दो एलिमेंट्स हैं सर, पहला एलिमेंट है लोकेशन तक लाने के लिए और दूसरा है उस कंडीशन में लाने के लिए कि जो मेरा डिज़ायर्ड कंडीशन है जिसके बाद मैं एसिड को इस्तेमाल करूँगा। और थर्ड मेरे पास जो चीज़ आती है सर कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग से क्या मुराद है सर, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग से क्या मुराद है सर या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रीस्टोरेशन कॉस्ट। रीस्टोरेशन कॉस्ट से क्या मुराद है सर कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मशीनरी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, दैट इज़ कोई ऐसा एसेट जिसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो मोर देन 1 ईयर है और ये मैक्सिमम फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल हमारा कोई ऐसी मशीनरी है जो कि हम उसको रिकरिंग बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं। तो अब ऐसी मशीनरी जो हम उसको रिकरिंग बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमने जब इंस्टॉल किया, ठीक है, वो तो हमारे कॉस्ट का पार्ट बन गया, लेकिन जब उसको हमें रिमूव भी करना है, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे पास लॉज हैं जो ये कहते हैं कि हमने अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह मशीनरी लगाई है, ठीक है, तो उसको जब हमारा यूज़ ख़त्म हो जाएगा फॉर एग्जांपल आफ्टर 25 ईयर्स, वो हम क्या करेंगे सर, उसको डिसमेंटल करेंगे, उस जगह से हटाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है और ये हमारा हो जाता है सर ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर। ये ऑब्लिगेशन आपको पता होगा 2 तरीके के होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होता है, एक हमारा लीगल ऑब्लिगेशन होता है, वो हम देखेंगे। अच्छा, इसको हमें डिसमेंटल करना ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो सर जब डिसमेंटल करना है ये तो आज से 25 साल बाद करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी क्या कॉस्ट है, ठीक है। इस सिनेरियो में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सिनेरियो में एग्जामिनर आपको बताएगा कि इसकी जो कॉस्ट है डिसमेंटलिंग की वो कितनी है। उसके अलावा एग्जामिनर आपको ये भी बताएगा कि उसका जो डिस्काउंट रेट है वो क्या है, क्योंकि जो कॉस्ट हम फ्यूचर में इनकर कर रहे हैं उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के बाद हम उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपने पढ़ा होगा। ये छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी ऐसी अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं उसको प्रेजेंट टर्म्स में ला के फिर हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अपने अकाउंट्स के अंदर, राइट। तो जो भी कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग है, अगर तो ये हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है तो हम इसको कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग को अपने कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। वो किस तरीके से कि वो हम इसको प्रेजेंट वैल्यू को ले लेंगे जो भी हमारी कॉस्ट होगी। ये कॉन्सेप्ट हम जब एग्जांपल्स करेंगे तो देख लेंगे, राइट। तो एक ब्रीफ आप लोगों ने देख लिया कि कॉस्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। पहली चीज़ क्या है कि परचेज कॉस्ट मेरी है, दूसरी चीज़ है मेरी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो कि कहाँ यूज़ होती है, एक तो करंट लोकेशन तक लाने में और कंडीशन तक लाने में, और थर्ड थिंग क्या है कि कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग या रिस्टोरेशन कॉस्ट। अब इससे आगे बढ़ेंगे, मेजरमेंट की चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।